तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राजकुमारी विशाखा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद रुद्र अकेले ही उस सुनहरे पंख वाले गिद्ध पक्षी की खोज में आगे बढ़ जाता है। माई ने दी हुई जादुई छड़ी के कारण रुद्र आसानी से उन पक्षियों को देख सकता था, पर उसके पास अब समय बहुत कम है। सूर्यास्त के पहले अगर रुद्र उस सुनहरे पंख को ढूंढकर उसे उस पक्षी से अलग करने में सफल हुआ तो ही वो इस समस्या से छुटकारा पा सकता है। पर अब देखना यह है कि रुद्र इस चुनौती का सामना कैसे करता है। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 39। ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे के अंदर ही सूर्यास्त हो जाएगा। अब क्या करे, रुद्र के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो एक पक्षी के करीब आया और हल्के से एक मुक्का उसके पीठ पर दे मारा। मुक्का लगते ही पक्षी वहां से उड़ गया, पर उसके फैले हुए पंखों में भी सुनहरा पंख नहीं था। ये देख रुद्र दूसरे पक्षी के पीछे आया और उसके पीठ पर ठीक पहले की तरह एक मुक्का मारा। इसी तरह वो हर पक्षी के पास जाकर मुक्का मारकर उसे उड़ाने लगा। तभी एक पक्षी के पीठ पर उसे वो सुनहरा पंख दिखाई पड़ा। वो तेज गति से उस सुनहरे पंख वाले पक्षी की ओर उड़ने लगा। उड़ते हुए ही उसने एक नज़र क्षितिज में ढलते हुए सूरज की ओर डाली। उसने देखा कि सूरज का आधे से भी ज्यादा भाग क्षितिज में डूब चुका था। मतलब उस सुनहरे पंख को निकालने के लिए कुछ ही पल बाकी बचे थे। ये सोच वो अधिक तीव्र गति से उस पक्षी की ओर बढ़ने लगा। उस पक्षी की गति बहुत तेज थी, पर रुद्र भी अपना पूरा जोर लगाकर उसके पीछे उड़ रहा था। उस पक्षी के आड़ी तिरछी उड़ान की वजह से रुद्र थोड़ा विचलित हो रहा था। रुद्र ने एक बार फिर सूरज की ओर देखा। सूरज अब बस डूबने ही वाला था। ये देख वो परेशान हो गया। उसने अपना पूरा जोर लगाया और जैसे तैसे उस पक्षी के पिछले पंखों तक पहुंच गया, पर इतना काफी नहीं था। वो सुनहरा पंख पक्षी के पीठ पर था, इसलिए रुद्र को अपनी गति को और बढ़ाकर कैसे भी करके उसके पीठ तक पहुंचना ही होगा, वरना वो इस मुसीबत से कभी नहीं निकल पाएगा। अब सूरज लगभग डूब चुका था, बस उसका छोटा सा हिस्सा ही नजर आ रहा था। ये देख रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और वो किसी तरह उस पक्षी के पीठ तक पहुंचा। यह सूरज ढल रहा था। रुद्र ने भी फौरन अपना हाथ उस सुनहरे पंख की ओर बढ़ाया, लेकिन अभी भी रुद्र उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। रुद्र अब उस पंख से बस 3-4 फीट की ही दूरी पर था। उसने एक बार फिर सूरज की ओर देखा, फिर पूरी ताकत से वो सुनहरे पंख की ओर लपका। यह सूरज डूब रहा था, पर वो अभी भी उस पंख से 2 फीट की दूरी पर था। उसने फिर एक नजर सूरज को देखा। सूरज अब किसी भी पल पूरी तरह से डूब सकता था। ये देख रुद्र ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करते हुए एक आखिरी जोर लगाया। चलो भी, तुम ये कर सकते हो रुद्र। अगले ही पल उसके शरीर के बराबर का वो सुनहरा पंख उसके हाथ में आया। हालांकि अब तक रुद्र बहुत थक चुका था, फिर भी उसने अधिक समय बर्बाद ना करते हुए बिजली की फुर्ती के साथ उस सुनहरे पंख को उस पक्षी के पीठ पर से उखाड़ दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अगर रुद्र को एक क्षण की भी देरी हो जाती तो सूरज क्षितिज में डूब जाता, और ऐसी स्थिति में फिर पंख उखाड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता। रुद्र ने देखा कि अब वो सुनहरा पंख उसके हाथ में है और सूरज का भी थोड़ा सा अंश अभी भी डूबना बाकी है। ये देख रुद्र खुशी से चहकने लगा, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही पल उसने ये महसूस किया कि जिसे वो हल्का सुनहरा पंख समझकर उखाड़ चुका था, उस पंख का वजन अचानक से इतना बढ़ गया कि रुद्र अब उसे संभाल नहीं पा रहा था। दूसरे ही पल वो पंख किसी भाले की तरह उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। उस पंख के पीछे पीछे रुद्र भी नीचे की ओर उड़ने लगा। रुद्र ने देखा करीब 100 मीटर तक पहाड़ी को चीरता हुआ वो पंख एक जगह आकर रुक गया है। रुद्र फौरन उस पंख के करीब आया। इस बार उसने 10 हाथियों का बल लगाकर उस पंख को जमीन से उखाड़ा, लेकिन इस बार रुद्र के हाथ में आते ही पंख छोटा सा होकर उसके हथेली के बराबर का हो गया। ये देख रुद्र सोचने लगा, ये कैसा विचित्र पंख है। अगर इसे छोटा होना ही होता तो पहले ही हो जाता।
खामखा मुझे 10 हाथियों के बल का आवाहन करना पड़ा। खैर, अब जबकि ये पंख छोटा हो ही गया है तो इसे भी उस सुनहरे नाखून के साथ साथ कपड़े में रख देता हूँ। ये सोचकर रुद्रा ने अपने कमर से वो कपड़ा खोला जिसमें सुनहरा नाखून था। रुद्रा ने उस पंख को नाखून के पास रखा और उस कपड़े को गांठ मारने लगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही पंख का उस नाखून के साथ स्पर्श हुआ तो धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठा और एक तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि रुद्रा को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते उस पंख के साथ साथ नाखून भी वहां से गायब हो गया। रुद्रा अवाक होकर यह सब देख रहा था, पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। जैसे ही धुआं छटा, रुद्रा ने देखा कि जो कपड़ा उसके हाथ से छूट गया था वो अब नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, पर अभी उस कपड़े के एक छोर से लाल रंग की रोशनी में कोई चीज चमक रही थी। जैसे ही रुद्रा ने उस चमकती चीज से अपना कपड़ा हटाया, उसने देखा कि वो एक अंगूठी है जो चमक रही थी। अंगूठी को देखकर रुद्रा उत्साहित हो उठा। उसे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि हो न हो ये वही अंगूठी है जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में पहन लिया। वैसे तो उस अंगूठी का आकार 2 उंगलियों के बराबर का था, पर रुद्र के उसे उंगली में पहनते ही वो तुरंत सिकुड़कर उसके उंगली में ऐसे कस गई जैसे उस अंगूठी को भी रुद्रा की ही तलाश थी। रुद्रा खुश होकर अपनी उंगली में पहने हुए उस अलौकिक अंगूठी को देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे जिस काम के लिए वो आया था वो अब पूरा हो चुका है। अभी रुद्रा उस अंगूठी को देख ही रहा था कि तभी उस अंगूठी में से 5 किरणें निकली और वो 5 किरणें उन 5 जटायु पक्षी से जाकर टकराई। एक ही पल में वो 5 पक्षी उन किरणों में कहीं खो से गए। फिर वो किरणें वापस अंगूठी में कहीं समा गई। रुद्रा ने देखा कि अब 5 में से एक भी जटायु पक्षी वहां नहीं था। ये देख उसके मन को थोड़ी राहत मिली, पर दूसरी ओर वो ये सोचने लगा, क्या नाखून के जाने से उसकी उड़ने की शक्ति चली गई है? इतना सोचकर वो शक्ति की जांच करने के लिए वहां से उड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां से उसने उस सुनहरे पंख को उखाड़ा था। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वहां पर तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। रुद्रा उन सीढ़ियों के करीब आया और नीचे देखते हुए सोचने लगा, अरे यहाँ तो सीढ़ियां बनी हुई है। क्या ये सीढ़ियां किसी गुप्त ठिकाने पर जाती होगी? अंगूठी तो मुझे मिल चुकी है, तो क्या मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए या वापस जाऊं? क्या करूं? तो दोस्तों, क्या रुद्रा उस अंगूठी को लेकर वापस लौट जाएगा या उन सीढ़ियों की गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।